नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसवी ऑनलाइन के श्री गुरुकुल में। मित्रों, हमने शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के प्रथम 6 श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को इसी श्रृंखला की पिछली कड़ियों में सरलता से समझा था और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अगले और 2 श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8 को। मित्रों, हमारा मुख्य उद्देश्य तांडव स्तोत्र को उसके मूल संस्कृत रूप में पढ़ना और बोलना सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल स्तोत्र का अर्थ समझ पाएंगे बल्कि उन संस्कृत शब्दों के मूल रूप को भी पहचानना सीखेंगे जो देखने में कठिन प्रतीत होते हैं। मित्रों, किसी सरल किए हुए या तोड़े हुए शब्दों की पीपीटी के साथ में या वीडियो की सहायता से मैं भी इस शिव तांडव स्तोत्र को बहुत सरल तरीके से आपको समझा सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में हम केवल श्रवण और अनुकरण तक ही सीमित रह जाते हैं। YouTube के ऊपर ऐसे कई वीडियो उपलब्ध है जो बोलने में मदद तो करते हैं, पर जब आप किसी भिन्न पुस्तक या ग्रंथ से स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मूल शब्दों का सही उच्चारण आपके लिए चुनौती बन जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको अपने मूल पाठ से जोड़े रखते हुए उसे पढ़ने और समझने में अपना योगदान दें। एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने साथ में एक पेंसिल अवश्य रखें ताकि हम श्लोकों में उचित विराम, उच्चारण और लय को पहचान सकें और अभ्यास करते समय जिस रूप में हमने इसे विभाजित किया था उसका ध्यान रखकर ठीक उसी ढंग से सीख सकें। तो आइए कहें हर हर महादेव और आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 7 को। अब जैसे मित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से पूरी एक लाइन के अंदर ही पूरा मंत्र लिखा गया है, इसमें कोई स्पेस नहीं दी है। तो अब जब आप इसको धीरे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, कराल, जैसे आप ये देखिए कराल, तो मैंने क्या करा है, कराल के बाद में कॉमा लगाया है। फिर उसके बाद में अगला हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या शब्द हम बना सकते हैं, तो भाल, तो हमने भाल के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर हम फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो प टी, क्योंकि ऊपर और नीचे ट बना हुआ है, डबल बार ट, तो हमको जोर देना पड़ेगा, तो पट्टी का, तो हम ये पट्टी का बोल सकते हैं। फिर हम कॉमा लगा देते हैं। फिर अब जैसे आप ये देख रही है धगत धगत, तो ये धगत धगत भी 2-3 बार आया है। तो अब तो ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा सरल होने लग जाएगा कि आप कैसे पढ़ेंगे। अगेन वही ध ग, फिर ऊपर वाला द, फिर द के नीचे जो ध लिखा है फिर उसको ध ग, फिर ऊपर वाला द, तो हमने 2 बार पढ़ा। फिर आप देखिए ध ग और ज्वल, डबल ज मतलब आधा आधा ज 2 बार बनाए, व और फिर ल है, तो हमको धगत धगत 2 बार बोलना है और तीसरी बार में धगत ज्वल, क्योंकि धगत ज्वल, अब ये डबल बार अगर ज बना रखा है तो आधा ज हम धगज के साथ में बोल देंगे और आधा ज हम ज्वल के साथ में बोल देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर फिर से डैश दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जब डैश दिया हुआ होता है तो आप उसके बाद का भी आप जो लेटर है उसको देखने की कोशिश करेंगे क्या है। तो अगेन उसके अंदर आप देखिए द और नीचे ध लिखा हुआ है। तो अब जब इसको पढ़ेंगे आप तो ये देखिए कराल, भाल, पट्टिका, धगत 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 ज्वलद। आप चाहे तो ये द को ऊपर पढ़ सकते हैं, एक ऊपर ल के साथ में जोड़ करके, तो ज्वलद। फिर धनंजया, तो नीचे जो बनेगा नीचे वाला ध भी हमको पढ़ना पड़ेगा, तो धनंजया होती कृता प्रचंड पंच सहायक। जैसे मैंने सरल किया है इसलिए मैं आपके समक्ष अपनी बात रख पा रहा हूँ। तो ये ज्वाला के साथ में हमने द ऊपर कर दिया। आप चाहे तो सिर्फ ज्वाला भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको लय के अंदर बोलेंगे तो हम जो ध है ध के ऊपर जोड़ देने का प्रयास करेंगे। तो अभी जैसे सबसे पहले तो हम ऊपर वाली लाइन की बात करते हैं। ये लाइन हमारी बनी कराल, भाल, पट्टिका, धगत 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 ज्वल। अब चाहे तो द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ज्वलद। फिर नीचे आप देखिए ध है तो धनंजया, ये अणा और उसके नीचे ज लगा हुआ है, तो धनंजया, तो आप जया के बाद में आप कॉमा लगा सकते हैं। फिर आप उसके आगे देखिए तो हुतिक्र, तो हुतिक्र बोलने में थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो आप चाहे तो हुती के बाद में आप कॉमा लगा दीजिए। फिर कृता, तो कृता के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर आप देखिए प्रचंड, तो प्रचंड के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर आप देखिए प, वही अगेन मतलब अण और उसके नीचे जोड़ करके च दिया, तो पंच, तो ये पंच के बाद में आप कॉमा लगा दीजिए। फिर लिखा है सायके, तो सा य के, तो सायके के बाद में कॉमा लगा दीजिए। मित्रों, जब अगर आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप तोड़ तोड़ के जब इस तरह से कॉमा लगा करके या आप अपने हिसाब से जब उसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो कठिन शब्द भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। तो जैसे भी हम ये 2 लाइन हमने शुरू की करी है कि कराल, भाल, पट्टिका, तो आप शुरू में अगर इस तरह से आप पढ़ते तो आप ये संकोच मत करिए कि हमको पढ़ना नहीं आ रहा है। ये एक प्रैक्टिस है, जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप
लय के अंदर बहुत आराम से इस चीज को बोल सकते हैं। और जब आप इस तरह से विभाजित करके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप फिर दूसरी जो संस्कृत की पुस्तक भी अगर आपके सामने आ जाती है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ तांडव तांडव स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा स्तोत्र भी आपको पढ़ना है, जब उसको खोलेंगे धीरे धीरे उनके शब्दों को पहचानना सीखेंगे, कॉमा लगा करके उनको विभाजित करना सीखेंगे, और जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारी दो लाइन बनी है, कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजया हुतिकृता प्रचंड पंच सायके। वहीं अब आप ये श्लोक संख्या 7 की तीसरी लाइन देखिए। अब इसके अंदर भी बिना स्पेस के ही पूरा एक साथ लिखा हुआ है, धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का। अब हम इसको भी उसी तरह से विभाजित करेंगे। तो जैसे पहले देखिए धरा, तो धरा के बाद में कॉमा, फिर धरेंद्र, तो धरेंद्र के बाद में कॉमा, फिर आप देखिए नंदिनी। अब जैसे नंदिनी ये शब्द पहले भी आया हुआ है इस स्तोत्र के अंदर, तो जैसे जैसे आप श्लोकों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शब्दों को आप बहुत जल्दी जल्दी पहचान करके विभाजित कर पाएंगे। तो ये नंदिनी, फिर आप देखिए कुचाग्र, तो ये कुचाग्र, फिर चित्र, तो चित्र के बाद में कॉमा, फिर पत्रक, तो पत्रक के बाद में कॉमा। अब यहाँ डैश लगा हुआ है लेकिन नीचे पूरा शब्द है प्र, तो आप इस प्र को ऊपर नहीं बोलने की जगह नीचे प्रकल्प से भी बोल सकते हैं। तो नीचे आप ये देखिए, फिर अगला जो श्लोक संख्या 7 की जो चौथी लाइन बन रही है वो बन रही है प्रकल्प, प्रकल्प, तो प्रकल्प के बाद में कॉमा लगा दिया है। फिर आप ये देखिए नैक, क्योंकि डबल मात्रा है तो हम नेक नहीं बोलेंगे, नैक बोलेंगे। जब हम इस तरह से मात्राओं का सही उच्चारण सीखते हैं तो जब आप इसको लयबद्ध करते हैं और जब मात्राओं का ध्यान रख करके बोलते हैं तो स्तोत्र अपने आप में प्रभावशाली हो जाता है। तो नैक, फिर आप देखिए शिल्पिनी, अब आधा ल और प है तो इसके अंदर हम काउंट करेंगे इस मात्रा को, छोटे की मात्रा को हम प के ऊपर, तो शिल्पिनी बोला जाएगा, शिल्पिनी, फिर कॉमा लगा दिया। अब इस ये जो श्लोक संख्या 7 की जो चौथी लाइन है इसके अंदर स्पेस दे करके इन्होंने विभाजन कर रखा है। जैसे प्रकल्प नैक शिल्पिनी था तो इसको हमने अपने हिसाब से तोड़ दिया, लेकिन शिल्पिनी के बाद में फिर उन्होंने खुद ने ही स्पेस दे रखा है। फिर त्रिलोचने, तो ये हमने त्रिलोचने के बाद में कॉमा, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर स्पेस है, तो फिर र तीर म के ऊपर रखा रफार म के ऊपर, तो र ती और टी के बाद में रफार को पढ़ा जाता है, फिर म को पढ़ा जाता है, फिर म को पढ़ा जाता है, रत्तिर मम। तो ये इस तरह से श्लोक संख्या 7 की चारों लाइनों को हमने हमारी सुविधा के हिसाब से विभाजित किया। मैं एक बार फिर से इन चारों संख्याओं को आपके समक्ष जिस रूप में हमने विभाजित किया है उसी रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सायके, धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक, प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ये श्लोक संख्या को साथ हमने इस तरह से विभाजित किया। वहीं जब आप श्लोक संख्या 8 को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी उन्होंने शुरू की जो दोनों लाइन है उनको कंटिन्यूटी में लिखा है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हमको इस लाइन को भी सरल बनाने के लिए अपने सुविधा के अनुसार बड़ी लाइन को छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करना पड़ेगा ताकि हम उस लाइन को अच्छी तरह से बोल सकें और उन शब्दों को समझ सकें। तो अभी अगली लाइन है, नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। अब ये देखिए आप नवीन, तो हम नवीन के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर आप देखिए मेघ, तो मेघ के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर है मंडली, तो मंडली के बाद में कॉमा लगा देते हैं। तो हम इस पूरी लाइन को इन छोटे छोटे शब्दों में विभाजित कर रहे हैं ताकि हम उसको जब प्रैक्टिस करें तो पूरी लाइन को बहुत अच्छे से बोल सके। तो मंडली, फिर आप देखिए निरुद्ध, फिर है दुर्ध, दुर्ध रस फुरत। अब जैसे मैंने आपको बोला था देश है, तो अब देश के बाद में आगे का शब्द जरूर देखेगा। अब ये शब्द आदत है, तो इस आदतों को हम जब ऊपर वाले या इसके जस्ट पहले वाले शब्द के साथ में जोड़ देते हैं तो उच्चारण इजी हो जाता है। तो जैसे दुर्ध रस रसफुरत, तो रसफुरत, तो आदत तय करना हमने यहाँ कॉमा लगा दिया ऊपर की लाइन का। तो नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रसफुरत। फिर आप ये देखिए कुहू, तो हमें कुहू के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर ये है अगले लाइन में निशी, तो निशी के बाद में कॉमा लगा सकते हैं, जहाँ निशिथिनी, निशिथिनी के बाद में भी आप कॉमा लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप शब्द को कितना बड़ा अपनी सुविधा के अनुसार से सरल बनाना चाहते हैं। तो कुहू निशिथिनी, तो
कुहू के बाद में कॉमा लगा दे, फिर आप अगला चाहे तो निशी थीनी बोल सकते हैं या निशी अलग कर सकते हैं, फिर थीनी बोल सकते हैं। तो कुहू, निशी, थीनी, तमा। तो तमा के बाद में फिर हमने कॉमा लगा दिया। फिर है प्रबंध, तो प्रबंध के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर बद्ध, द नीचे आधा ध बना हुआ है, तो शब्द को तो हम दोनों को उच्चारण करना पड़ेगा, तो हम उसके ऊपर जोर देते हैं। प्रबद्ध, प्रबंध, बद्ध। फिर अगला शब्द बन रहा है कंधरा, तो कंधरा के बाद में कॉमा लगा दिया। उसी तरह से हम श्लोक संख्या की मतलब जो 8 है उसकी जो तीसरी लाइन देख रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि जो लाइन को उन्होंने सिर्फ दो भाग में विभाजित किया है। एक में बड़ा शब्द है और एक में छोटा शब्द है। निलिम्प निर्झरी धरस्त नोत्तु कृत्य सिंधुरा। तो अब हम इसको भी अपनी सुविधा के अनुसार विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला शब्द आप खुद पढ़ के देखेंगे क्या बनता है। तो निलिम्प, तो हम निलिम्प के बाद में कॉमा लगा रहे हैं। फिर निर्झरी, मतलब मेरे को जो पढ़ने में मेरे को सुविधाजनक लग रहा है मैं उस हिसाब से विभाजित कर रहा हूँ। आपको पढ़ने में जहाँ सुविधाजनक लगे आप वहाँ उसको कॉमा लगा सकते हैं। निलिम्प, निर्झरी, धरस्त, नोतु। तो ये निर्झरी के बाद में कॉमा, धरस्त के बाद में कॉमा, नोतु के बाद में कॉमा। कृत्ति, तो कृत्ति के बाद में कॉमा। फिर सिंधुरा, तो सिंधुरा के बाद में कॉमा। अब वहीं अगर आप श्लोक संख्या 8 की जब सबसे आखिरी लाइन देखते हैं तो इसके अंदर भी इन्होंने लाइन को 3 भागों में विभाजित किया है। कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। लेकिन कला निधान बंधुरा, अब ये शब्द तो बोलने में तो बड़ा ही है। जब आप इसको लयबद्ध तरीके से रोज अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस शब्द को अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन उसको पहले अच्छे से बोलने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए उसका विभाजन करना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे विभाजन करेंगे, जिस तरह से हम बोल रहे हैं कला, तो कला के बाद में कॉमा। निधान, तो निधान के बाद में कॉमा। बंधुरा, तो बंधुरा के बाद में कॉमा, हालांकि बंधुरा के बाद में तो स्पेस भी दिया हुआ है। फिर देखिए श्रेयम, तो श्रेयम के बाद में कॉमा, फिर स्पेस भी दिया हुआ है। अब ये जगत धुरंधरा, तो आप चाहें तो एक साथ बोल सकते हैं, आप चाहे तो जगत, जगत के बाद में कॉमा, धुरंधरा, धुरंधरा के बाद में कॉमा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जगत क्यों बोला, जगत द क्यों नहीं बोला। अब ये देखिए द के नीचे उन्होंने एक मात्रा लगा रखी है, तो इन्होंने जगत द के ऊपर जोर नहीं देने का मतलब इस मात्रा का उद्देश्य होता है कि यहाँ इस शब्द इस लेटर के ऊपर आपको जोर नहीं देना है। तो जगत, जगत बोल करके हम रुक गए। जगत धुरंधरा, ये धुरंधर के उन्होंने कॉमा लगा दिया। तो अब जैसे ये श्लोक संख्या 7, 8, अब मैं आपको श्लोक संख्या 8 को एक बार फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ मैं किस तरह से हमने इसका सरलीकरण किया है। जैसे देखिए नवीन, तो नवीन के बाद में कॉमा है। मेघ, मेघ के बाद में कॉमा है। मंड, तो मंड या मंडली, तो मंडली के बाद में कॉमा है। फिर निरुद्ध, तो निरुद्ध के बाद में कॉमा। दुर्ध, तो दुर्ध के बाद में कॉमा। रसफुरत नीचे त है, तो रसफुरत, तो त के बाद में कॉमा लगा दे। कुहू के बाद में कॉमा। फिर आप देखिए निशिथिनी, तो निशिथिनी के बाद में कॉमा। तमा, तमा के बाद में कॉमा। प्रबंध, तो प्रबंध के बाद में कॉमा। बद्ध, तो बद्ध के बाद में कॉमा। कंधरा, तो कंधरा के बाद में कॉमा। फिर आप ये देखिए लाइन निलिम्प, तो निलिम्प के बाद में कॉमा है। निलिम्प, निर्झरी, निर्झरी के बाद में कॉमा लगा रखा है। धरस्त, नोति, नोतु, कृत्ति, कृत्ति के बाद में कॉमा। सिंधुरा, सिंधुरा के बाद में कॉमा। कला निधान, अब कला के बाद में भी कॉमा है, निधान के बाद में भी कॉमा है। बंधुरा, तो बंधुरा। फिर श्रियम, जगत, धुरंधरा। तो इस तरह से हमने इस श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8 को काफी अच्छे से विभाजित कर रखा है। अब मैं एक बार आपके समक्ष संपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 8 तक एक बार आपके समक्ष फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको उसको लय भी पता चल जाए। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको इसी लय के अंदर, ये सिर्फ सरलीकरण के लिए हम ये लय यूज कर रहे हैं। बाकी फिर आप जिस लय में इसको गाना चाहो गा सकते हैं। जैसे भी आप YouTube के ऊपर भी देख रहे हैं, ये कई वीडियो अवेलेबल है शिव तांडव स्तोत्र के अलग अलग लय के अंदर। तो अब जैसे हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 1। जटाटवीकलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवेचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्यंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद मे तुमस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्द सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलिधोरणे विधुसराङ्घ्रिपीठ भू भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुते कृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीतिनेतम प्रबद्धबद्धकन्धरं निलिम्प निर्झरीधरस्तनोत्कृत्य सिन्दूरं कलानिधान बन्धुराश्रियं जगद्दुरन्धर कलानिधान बन्धुराश्रियं जगद्दुरन्धर श्रियं जगद्दुरन्धर श्रियं जगद्दुरन्धर। तो मित्रों, आज के इस पावन अध्याय में हमने श्रृंखला की संख्या 7 और संख्या 8 को सरल तरीके से समझा, अनुभव किया और उसके लय के साथ में अभ्यास किया। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास आपके शिव भक्ति मार्ग में सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो कहें हर हर महादेव। फिर मिलते हैं श्रृंखला के नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।